हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये टेट सी टेट और टेट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें मनोविज्ञान से जो है मोस्ट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और वीडियो जो है ना शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें से तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो लगातार तुम्हारे कई वर्षों से आते रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? कि ऐसा क्या है, कौन सा विकल्प है जो भाषा दोष नहीं है? पहला, ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, या ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, या ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, या ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड। क्या होगा? ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना। यदि आप बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो इसमें भाषा संबंधी विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? भाषा संबंधी विकार उत्पन्न होता है। भाषा दोष के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि आते हैं। ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना क्या है? वो भाषा के दोष के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। तो क्रिस्टलाइज्ड किससे संबंधित है? मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता, या व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, या अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, या पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो इसका राइट ऑप्शन चुनना है। क्या होता है कि तरल तथा ठोस एक क्रिस्टलाइज सिद्धांत को कैटिल महोदय ने दिया। किसने दिया था? कैटिल महोदय ने। तो कैटिल महोदय ने दिया, तो इसके अनुसार क्या होगा? तरल वंशानुक्रम कार्य कुशलता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। कैसी है? वंश अनुक्रम कार्य कुशलता पर आधारित एक योग्यता है, जब ठोस एक तरह की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। ठीक, तो वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी, के अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ही कक्षा शिक्षण का निषादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए तो क्या है? एक ही कक्षा शिक्षण का निषादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? पहला, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, या शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, या शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो सर्वाधिक जो उत्तरदायी होगा, तो हमारे एक क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो उन बच्चों में सब में क्या होगा? एक जैसा ज्ञान विकसित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होता? उनके सभी शिक्षार्थियों की बुद्धि में क्या होता? अंतर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कि शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर होना ही शिक्षण का निषादन भिन्न भिन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट, के अधिगम पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? तो किस अवस्था तक पड़ता है ये हमें बताना है। क्या पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या संपूर्ण अवस्था? ठीक है, तो अधिगम क्या? अधिगम का मीन्स क्या है? सीखना। क्या है? सीखना। ठीक है, सीखने पर व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? ये प्रारंभ से सीखना प्रक्रिया क्या है? जो प्रारंभ से स्टार्ट होती है और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो चलती है प्रारंभ से और अंतिम तक। तो इसका जो अधिगम है व्यक्ति तथा वातावरण संबंधी कारकों का जो प्रभाव है वो संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, के संपूर्ण जीवन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है? क्या है? उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, या वे
स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, या वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, या वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव बताना है हमें। तो लैंगिक भेदभाव क्या है, एक प्रकार की क्या है पूछ लेता है कि लैंगिक भेदभाव क्या है, तो ऑप्शन में होगा हमारा सामाजिक, है ना, कि ये जो है ना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है लिंग के आधार पर लड़के एवं लड़कियों में अंतर करना। इनके कारण छात्रों की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यथा विद्यालय स्तर पर छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के प्रति भेदभाव अपनाया जाता है। तो इससे छात्रों का मनोबल टूटने लगता है, उसे विद्यालय जाने का मन नहीं करता तथा पढ़ाई के प्रति क्या होता है, अभिरुचि कम होने लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन चुनो। अब क्या हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा कि उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है, क्या नहीं है, असफलता का भय होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी, या सीमित संप्रेषण। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या क्या हो सकती है, तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्य बालकों की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं वे। इनकी कई समस्या होती हैं तथा बुद्धि भी क्या होता है, इनका कमज़ोर होता है। आत्मविश्वास में भी कमी, सीमित बातचीत करना, असफल होने पर भी भयग्रस्त होते हैं, तत्काल परिणामों और पुरस्कारों की अपेक्षा रखना, एकाग्रता की कमी, पाठ्यक्रम को अधिक समय तक याद नहीं रख पाना, धीमी गति से सीखना इत्यादि होता है। तो हमारे क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या का क्या हो सकता है कि धीमी गति से सीखना। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा असफलता का भय न होना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट कि असफलता का भय न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उसे बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। बच्चा सामान्य सोच वाला है, या बच्चे की बुद्धि 70 से कम है, या बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारी क्लास में समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है ना। तो प्रयास करता है तो इसका अर्थ है उसके अंदर सोच क्या हो रहा है, सोच, यानी सोच कब हो रही, जब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उभर रहा है, अर्थात समस्या को समझना, उससे संबंधित सूचना संग्रहण करना तथा समस्या को निपटाना, समस्या समाधान के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण क्या कहलाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है सोच, यानी सूझ आना उसके लिए। तो उसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। पहला, इन प्रश्नों से वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, या ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं, या इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है, या इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो सोचो क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा फर्स्ट, क्या होगा, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। बताइए कि सामाजिक दर्शन का करेंगे, या मीडिया मनोविज्ञान का करेंगे, या शिक्षा समाजशास्त्र का, या शिक्षा
मनोविज्ञान का। तो जाहिर सी बात है हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने के लिए क्या क्या बाल जो है मनोविज्ञान को समझना आवश्यक होता है। किसे? मनोविज्ञान को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों की स्वभाव, रुचि, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि इत्यादि आते हैं, जो शिक्षक को शिक्षण में काफ़ी क्या करते हैं, मदद करते हैं। बाल मनोविज्ञान की जानकारी के माध्यम से शिक्षक क्या करता है, शिक्षार्थी के भविष्य के निर्माण के रूप में बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शिक्षा मनोविज्ञान। आप एक शिक्षक के रूप में अगर नियुक्त होते हैं तो आप किसका विधि का उपयोग करोगे, शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और सर्वाधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, व्यापक संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, या इनमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीक का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो सतत हमें मूल्यांकन करना है, ठीक। तो सतत मूल्यांकन करने के लिए पहले तो ये ए ऑप्शन देखते हैं हम। ए ऑप्शन में क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और सर्वाधिक पहलू का ध्यान देना। तो ध्यान हम क्या सर्वाधिक पहलू नहीं देंगे, है ना। फिर व्यापक संगठन में विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक और उसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का, यानी कि इसकी योग्यताओं का निर्धारण, ये भी संभव नहीं है। फिर इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। किसके रूप में करते हैं, कि इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति से तेज कर सकते हैं यदि, कब कब कर सकते हैं हम, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, यानी कि सरल बनाए। फिर दूसरा, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, यानी खूब किताबें ला के दे दो, लो बच्चों पढ़ो, हैं। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगला, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसका जो बच्चों पे जो है ना तेजी आए, तो उसमें क्या करेंगे हम कि वास्तविक दुनिया से, है ना, क्योंकि उनके सामने जब हम वास्तविक दुनिया से कुछ उनके सामने सम्मुख उदाहरण रखते हैं, तो जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट 1 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम कि बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बताइए क्या किया जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, या बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। ये तो गलत ही हो गया, रोक के रखा जाना चाहिए। बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोकना चाहिए, माता पिता से कोई मतलब नहीं है। फिर बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियां माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए, नहीं कि गतिविधियां माता पिता के द्वारा संपन्न नहीं की जानी चाहिए। बस क्या किया जाना चाहिए, राइट ऑप्शन होगा ए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा, विद्यालय के प्रति रुचि रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या अनुकरण सिद्धांत, या अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन इसका हमें चुनना है। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया था, पावलोव ने। किसने,
पावलोव ने के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अंदर कहा गया कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वहीं प्रतिक्रिया देने लगता है। क्या करने लगता है? प्रतिक्रिया देने लगता है, जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर बैठने की अनुमति दे देते हैं, तो उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर बैठ पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो पहला क्या ऑप्शन, क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या का चर्चा करना चाहिए, या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या अभिभावक को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो कितना अच्छा सवाल है ना। तो सवाल की बात करते हैं और इसके ऑप्शन चुनो। तो क्या होगा इसका ऑप्शन कि शिकायत तो नहीं करेंगे, कि अभिभावक जो है ना प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करेंगे। फिर अभिभावक उस विद्यालय में आने यानी बच्चे को भी नहीं निकालेंगे। अभिभावक को स्वयं कक्षा में जाकर अभिभावक कोई यानी कि स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाएगा। तो ये तो हो गया हमारे तीनों रॉन्ग। अब बात बचती है हमारा सेकंड बचा है, जो कि हमारा आंसर है। क्या है? अभिभावक को एक शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या का चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं, इस विकास को क्या कहेंगे? परिपक्वता, या संज्ञानात्मक विकास, या ध्यानात्मक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो सोचो इसमें क्या क्या होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? जब किसी किशोर में किसी वस्तु या समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है। तो कब होने लगता है? जो जीन पियाजे ने बताया, क्या किसके कारण? संज्ञानात्मक विकास के कारण। तो संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने 4 स्टेप दिए हैं, 4। ठीक है, 4 में यानी एक पहली स्टेप 0 से 2, फिर 2 से कितना 7 है ना। ठीक है, इस तरह से हमारे कितने हैं? 4 स्टेप हैं। ओके, तो इसका और राइट ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। क्या हुआ? संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होता हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेते हैं। तो उसकी इस व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है उसका शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट योग्यता, या उसका संवेग, या उसकी जाति। तो सोचो कि इसमें क्या ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे में क्या होता है, ऐसे विशिष्ट गुण पाए भी जाते हैं क्योंकि वह अपनी आयु की तुलना से अधिक सजग, सक्रिय, समझदार होता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो अपनी कक्षा में रहते हुए आगे कक्षा के विषयों को आसानी से पूर्वक समझ लेते हैं। तो इसका जो राइट होगा क्या होगा? वे योग्यता में क्या होते हैं? उनकी विशिष्ट योग्यता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किस पर? पहला, बच्चे के शारीरिक वृद्धि पर, फिर बच्चे के साथी समूह पर, या बच्चे घर के पास स्थित मंदिर पर, या स्कूल की इमारत पर। तो बच्चे तो यह संवेगों का शिक्षा महत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है संवेगों का शिक्षा महत्व? पहला, शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में। तो हम शिक्षा यानी संवेगों के माध्यम से क्या करेंगे? बच्चों में प्रति रुचि पैदा करेंगे। ये तो राइट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में। तो समाज के अनुकूल
तो आगे देखते हैं पहले शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में या शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो क्या करता है संवेग? संवेग केवल क्या करता है कि शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में इस संवेगों का महत्व नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, यह शारीरिक विकास होता है, या अनुशासन की भावना का विकास होता है, या सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन चुनना हमें? तो सीखने की प्रेरणा का स्थान अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड। क्या होगा? अनुशासन की भावना का विकास होता है। सीखने की प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि क्या होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस लिए? कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं बुद्धि वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, इसके क्या समझते हो आप बताइए कि निचली कक्षा की खेल पद्धति। ठीक, तो इसका जो होगा निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति के माध्यम से बालकों में क्या होता है, विकास तथा वृद्धि। क्या होता है? विकास तथा वृद्धि दोनों होते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों को सीखना एक नवीन तकनीक है, इससे बालकों में क्या होता है, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया हमारा वो हो गया थर्ड, के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शिक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? कक्षा कक्ष को आर्थिक वातावरण, कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फोर्थ, कि किसी कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो उसका है सामाजिक वातावरण, कि आप कैसे उसका सामाजिक वातावरण बनाओगे। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो समावेशी जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशन, विशेष शिक्षा, ये सामान्य व्यवस्था, या वितरित व्यवस्था। तो समावेशी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो समावेशन होता है। क्या होता है? समावेशन। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसका अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी का बहिष्कार न हो, चाहे वह एक सामान्य बालक हो, किसी भी रूप से असक्त बालक हो, या किसी धर्म या जाति का समुदाय का हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि डैश से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्या प्रदर्शित करता है। किससे? एफिजिया, या डिस्केलुकिया, या डिस्ग्राफिया, या डिसलेक्सिया। तो बताइए किससे ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्या प्रदर्शित करता है? तो ये हमारा डिस्केलुकेलिया। तो इसके एक ऐसी अधिगम असक्त है जिससे बच्चा गणित जैसे विषयों को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, और इसे न्यूमेलोक्सिया भी कहा जाता है। अगला, बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण है जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है। तो बताइए कौन सा, शाब्दिक, या व्यक्तिगत, या अशाब्दिक, या सामूहिक? तो इसका जो मेन ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा? अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण है जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, या ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है।
कौन सा नहीं है? शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जांचना, या शिक्षार्थियों के प्रति को अभिलेखित करना, या स्व आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना, या शिक्षक तथा शिक्षार्थी के माध्यम सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। तो बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ। क्या होगा? कि शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि सीखने वाले में सीखने की डैश का अभाव होता सीखना कठिन हो जाता है। यदि सीखने वाले में सीखने का अभाव होगा तो सीखना कठिन होगा। किसका? अभिप्रेरण का, तत्परता का, अभिवृत्ति का, या ये सभी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये सभी। क्या होंगे? ये सभी। किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए विद्यार्थियों में अभिप्रेरण यानी कुछ करने की इच्छा, अभिप्रेरण मतलब कुछ करने की इच्छा शक्ति, तत्परता मतलब यानी कि सीखने की तीव्रता यानी कि तैयार होना, तथा अभिव्यक्ति यानी कुछ करने का जुनून, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? डी यानी कि फोर्थ, ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान के फलस्वरूप बालकों में होने वाली विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और न ही इसका मापन किया जा सकता है। तो किसका नहीं किया जा सकता? सोचो। तो देखो, वृद्धि, विकास, या व्यक्ति, या समायोजन। वृद्धि तो लगातार होती है, उसका मापन हमारा हो सकता है, या व्यक्तित्व के बारे में भी हम तुलना कर सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व समायोजन भी किया जा सकता है। पर विकास, उसका जो विकास किस तरह से, विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बालकों में होने वाले परिवर्तन तथा नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से न तो देखा जा सकता है न ही मापा जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा विकास। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही है तुम्हारा, समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक, और आज का ये सेशन यहाँ तक ही है इस वीडियो में, और हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। और लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कर दीजिए। ओके।